हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज विद श्वेता में आपका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करती कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है मैं आप लोगों के लिए खान सर का पॉकेट जीके का जो बुक है वो चला रही हूँ। तो ये आज का वीडियो रहेगा मगध राज्य का उदय, और इससे जो पीछे वाला जितना भी वीडियो है वो मैं आप लोगों को बना चुकी हूँ और उसका अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हूँ। तो प्लीज़ जो लोग भी नए हैं, जो लोग भी नहीं देखे हैं वो वीडियो को, तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल पे आप प्लेलिस्ट जाके चेक करिएगा और प्लीज़ आप लोग देखिए वो वीडियो। और जो लोग भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा और प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। मगध राज्य का उदय, ठीक है। जो हम लोग इसके आगे जितने भी अब हम लोग ये पढ़ चुके हैं, अब हम लोग धर्म जितने भी धर्म थे वो सब कंप्लीट कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो देखिए मगध राज्य के उत्कर्ष में मुख्यतः 3 वंशों का योगदान रहा, ठीक है। कौन कौन से हैं? मगध राज्य जो है, पहला जो है वो हर्यक वंश है, और जो दूसरा है शिशुनाग वंश है, और तीसरा जो है वो नंद वंश है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह मगध का सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक जो है वो बृहद्रथ है, ठीक है। और जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। इसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो गिरिव्रज थी। मगध राज्य के आरंभिक इतिहास की जानकारी महाभारत से मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों के कि जो प्रारंभिक राजधानी यहाँ मगध का कौन सा, तो गिरिव्रज था। इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है। और पूछ सकता है कि मगध राज्य का सबसे प्राचीन जो संस्थापक है वो कौन थे, तो बृहद्रथ थे, ठीक है। अब देखिए हम लोग हर्यक वंश के बारे में पढ़ेंगे। हर्यक वंश क्या है? 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व, ठीक है, जो हर्यक वंश चला था। तो जो इसके जो संस्थापक जो है बिंबिसार है। देखिए बिंबिसार, और जो बिंबिसार है वो हर्यक वंश के संस्थापक है, ठीक है। और बृहद्रथ ये मगध जो है मगध का सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे। तो आप लोग इन दोनों लोगों में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। देखिए बिंबिसार जो है वो 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। वह 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसको श्रेणी के नाम से भी जाना जाता था। किसको? बिंबिसार को, ठीक है। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था और गौतम बुद्ध का समकालीन भी था, ठीक है। गौतम बुद्ध के टाइम बिंबिसार था, उनके समकालीन था। इसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया और उसका निर्माण भी किया। इस नगर का योजनाकार जो वास्तुकार होते हैं वो महागोविंद था। यह प्रथम साम्राज्यवादी शासक था। इसने नरेश ब्रह्मादित्य को हराया। अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ गवर्नर नियुक्त किया। देखिए अजातशत्रु का जो पिता है वो कौन था? वो बिंबिसार ही था, ठीक है, जिसने हर्यक वंश की स्थापना की थी। अब देखिए नियुक्त किया, और इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी कौशला देवी से विवाह किया। इसने लिच्छवी राजकुमारी चेल्लना से विवाह किया। इससे इनका जो पुत्र है वो अजातशत्रु पैदा हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि प्रसेनजीत ने बिंबिसार को काशी दहेज में दिया था, ठीक है। जो काशी आजकल में जो हम लोग वाराणसी जानते हैं, बनारस जानते हैं, उसी को ये बिंबिसार जो है वो बिंबिसार को दहेज में दिया गया था, ठीक है। इसने जो है मद्र देश की जो राजकुमारी क्षेमा या फिर खेमा कहा से विवाह किया। उसने अपने चिकित्सक जीविक को अवंती के शासक प्रद्योत जो पांडु रोग से पीड़ित था उसकी चिकित्सा हेतु भेजा, ठीक है। वो बहुत बीमार हो गया था, तो जो जीवक जो है वो चिकित्सक है, उसको भेजा गया था, ठीक है, चिकित्सा के लिए। जीवक की जो शिक्षा है वो तक्षशिला में हुई थी, और इसके पुत्र अजातशत्रु ने 492 ईसा पूर्व में इसकी हत्या कर दी। देखिए जो अजातशत्रु ने ही अपने पिता जो है बिंबिसार की हत्या कर दी, क्योंकि वो बस शादी पे शादी किए जा रहा था और
जो है वो अपना जो राज्य जो है वो अपने पुत्र को नहीं दे रहा था, इसीलिए उसके जो पुत्र हैं अजातशत्रु उसका हत्या कर दिए, ठीक है, और अपने राज्य से अभिषेक करवा लिए। अब देखिए अजातशत्रु जो है वो 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक रहे, और क्या है इसका जो उपनाम जो था वो कुड़िक था, ठीक है। अजातशत्रु को हम लोग कुड़िक भी कहते हैं, तथा इसे पितृहंता भी कहा जाता है, क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या की थी, तो पितृहंता भी कहा जाता है। अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। इसने काशी पर भी अधिकार कर लिया था। इसने अपने पिता की हत्या गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त के कहने पर की थी, ठीक है। गौतम बुद्ध के चचेरे भाई जो देवदत्त थे उनके कहने पे उन्होंने जो है अजातशत्रु ने अपने पिता जो बिंबिसार की हत्या की थी। इसके मंत्री वशकार ने वज्जी संघ में फूट डाल दी। अजातशत्रु ने वज्जी संघ को जीत लिया एवं इस युद्ध में उसने जो है रथ मूसल एवं महाशिला कंटक का प्रयोग किया, ठीक है। लिच्छवी गणराज्य को अजातशत्रु ने मगध में मिला लिया। अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में करवाया था। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी वो किसने और कहाँ करवाया था, तो राजगृह में हुआ था और अजातशत्रु ने करवाया था प्रथम बौद्ध संगीति, ठीक है। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने 461 ईसा पूर्व में की थी। देखिए सेम इसके साथ भी वही हुआ जैसे ये अपने पिता के साथ किया था। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी, और इसीलिए उसे कुड़िक भी कहा जाता था और पितृहंता भी कहा जाता था। और अजातशत्रु की भी हत्या उसके पुत्र उदयन ने ही सेम वैसे ही की थी जैसे इसने किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है उदयन जो है वो 461 ईसा पूर्व से 440 ईसा पूर्व यह जैन धर्म का अनुयायी था। इसने सोच व गंगा नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया और अपनी राजधानी बनाई। बौद्ध ग्रंथों में उदयन को पितृहंता कहा जाए। देखिए बौद्ध ग्रंथों में अगर पूछा जाए तो उदयन को भी पितृहंता कहा जाता है, ठीक है। नोट में देख लेते हैं हयंग वंश का अंतिम शासक जो है वो नागदशक था, ठीक है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नागदशक था, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो वंश है वो शिशुनाग वंश है। 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व नागदशक की हत्या उसके अमात्य शिशुनाग ने की थी, ठीक है। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में की, ठीक है। इसकी जो स्थापना शिशुनाग वंश की तो शिशुनाग ने ही किया था। इसने अवंती उज्जैनी को जीत लिया, इसने वैशाली को जीत लिया और अपनी राजधानी बनाई। अवंती को भी जीता और वैशाली को जीतकर इसने जो है वो अपनी राजधानी बनाई, ठीक है। अब कालाशोक यह शिशुनाग वंश का परवर्ती शासक था। इसने पाटलिपुत्र को पुनः अपनी राजधानी बनाया। इसने दूसरी जो है बौद्ध संगीति की योजना करवाई, ठीक है। जो दूसरी बौद्ध संगीति की योजना है वो कालाशोक ने करवाई थी, ठीक है। पहला अजातशत्रु ने करवाई थी। नेक्स्ट है नोट में देख लेते हैं। नोट में दिया गया शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक कौन था, वो नंदीवर्धन था। देखिए शिशुनाग वंश का जो लास्ट संस्थापक पूछे तो वर्धन था, और अगर हर्यक वंश का पूछे तो नागदशक था, ठीक है। अब देखते हैं अब नेक्स्ट जो है वो नंद वंश, ठीक है। नंद वंश क्या है, तो देखिए नंद वंश जो है वो 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व महापद्म नंद यह नंद वंश का संस्थापक था। देखिए नंद वंश के संस्थापक कौन थे, तो महापद्म नंद था, और यह नाई जाति का था। यह जैन धर्म का अनुयायी था। महापद्म नंद का दूसरा जो नाम था वो भार्गव था। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार कलिंग पर आक्रमण किया एवं वहां नहरों का निर्माण करवाया। वहां से जिनसेन की मूर्ति लेकर आया। अष्टाध्यायी का जो लेखक है वो कौन है, वो पाणिनि है और उनके समकालीन था। यह संस्कृत व्याकरण का प्रथम पुस्तक है,
देखिए जो अष्टाध्यायी है वो संस्कृत जो व्याकरण का वो प्रथम पुस्तक है जो पाणिनि ने लिखा है। ठीक है, अब हम लोग धनानंद के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, धनानंद यह नंद वंश का अंतिम शासक था। यह सिकंदर का समकालीन था। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा इन्हें अग्रमीज या फिर जैंड्रमीज कहा गया है। इसने जनता पर अत्यधिक कर लागू किए तथा इसने अपने दरबार में चाणक्य का अपमान किया। नंद वंश का विनाश चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर किया था तथा जो है वो घनानंद की हत्या कर दी और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। देखिए यही जो धनानंद है उसने जो है अपने दरबार में वो चाणक्य का अपमान किया था। तो चाणक्य ने ठान लिया था कि मैं धनानंद को बर्बाद कर दूंगा और यही करके चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने मिलकर उसकी हत्या कर दी, उसको हरा दिया और जो है यहीं से मौर्य वंश की स्थापना हुई जो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। 16 नंबर जो है सिकंदर, इसके आगे है। देखिए सिकंदर का जो जन्म है 356 ईसा पूर्व में हुआ। इसके पिता जो है वो फिलिप द्वितीय था और यह 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना तथा इनकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर का गुरु यूनानी दार्शनिक अरस्तु था। सिकंदर का प्रधान सेनापति जो है वो सेल्यूकस निकेटर था। देखिए जो सिकंदर का जो सेनापति पूछे तो सेल्यूकस निकेटर थे और इनके जो है सिकंदर का जो गुरु थे वो यूनानी दार्शनिक अरस्तु थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या है। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में हाइडेस्पीज या फिर झेलम का युद्ध किया था। देखिए झेलम नदी के पास में इन लोगों ने युद्ध किया था जो पोरस व सिकंदर के बीच हुआ था। ठीक है, पोरस एक व्यक्ति था, उनके सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। पोरस का राज्य झेलम व चिनाब नदी के मध्य था। ठीक है, और सिकंदर के आक्रमण के समय अम्बी तक्षशिला के शासक थे। इस युद्ध में पोरस की पराजय हुई लेकिन सिकंदर पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उनका राज्य वापस लौटा दिए। देखिए जो सिकंदर और जो पोरस के बीच में लड़ाई हुई लेकिन पोरस हार गया था, लेकिन उनकी बहादुरी को देख करके सिकंदर ने उनका जो राज्य है वो वापस कर दिया था। और भारत विजय अभियान में सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में बैक्ट्रिया जीतने के बाद काबुल होता हुआ हिंदू कोश पर्वत को पार किया और सिंधु नदी पार कर भारत की धरती पर कदम रखा। ठीक है, फिर इस समय सिकंदर की सेना ने कुछ अफवाहों से डरकर व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। ठीक है, कुछ अफवाह थे कि इसको पार नहीं कर सकते हैं और ऐसे अफवाहों के डर से उनकी जो सेना थी उस जो व्यास नदी को पार न कर सकी। ठीक है, पार करने से मना कर दी। सिकंदर ने भारत में 3 शहर बनाए। देखिए एक विजयनगर है, निकिया जो कहते हैं, और सेकेंड है अलेक्जेंड्रिया और थर्ड है बुके फेराल या फिर बुका फेला कहा जाता है। देखिए बुके फेल शहर इसने अपने प्रिय घोड़े के नाम पर रखा था। ठीक है, सिकंदर 19 महीने भारत में रहा तथा 325 ईसा पूर्व में वह स्थल मार्ग से भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु जो है वो 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में ज्वर बुखार से हो गई थी। देखिए सिकंदर क्वेश्चन ये बार बार पूछा गया है कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो बेबीलोन में हुई थी। ठीक है, सिकंदर के अभियान से जो भारतीयों को 4 स्थल एवं 4 जलीय मार्गों का ज्ञान हुआ था। सिकंदर के साथ 3 इतिहासकार भारत आए थे। कौन कौन? एक निरियाकस और दूसरा जो है सीक्रेट्स और जो है थर्ड जो है वो अरिस्टोबुल्स। ठीक है, 3 ये जो हैं इतिहासकार वो इनके साथ भारत आए थे। ठीक है, क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है कि इनकी मृत्यु जो बेबीलोन में हुई थी 323 ईसा पूर्व में। ठीक है, और इन्होंने 19 महीने भारत में रहा
और एक जो शहर, इन्होंने 3 शहर बनाए थे। एक उनमें से एक जो बुके फिराल है वो उनके जो घोड़े हैं उनके नाम पे रखा गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, जो है टॉपिक पे वो मौर्य साम्राज्य। ठीक है, अब हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। अभी से मौर्य साम्राज्य के बारे में आया है। ठीक है, अब देखिए मौर्य साम्राज्य जो 322 ईसा पूर्व 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व, ठीक है, जो मौर्य साम्राज्य चला है। तब हम लोग देखते हैं मौर्य राजवंश की साहित्य स्रोतों से जानकारी मिलती है। वो फर्स्ट है, वो ब्राह्मण साहित्य के अनुसार शूद्र, और जैन व बौद्ध साहित्य के अनुसार क्षत्रिय, और मुद्रा राक्षस के अनुसार वृषल निम्न वर्गीय, या फिर रोमिला थापर के अनुसार वैश्य, और सर्वाधिक मान्य मत के अनुसार वह क्षत्रिय थे। ठीक है, मौर्य जो राजवंश की जो साहित्य स्रोतों की जानकारी मिली है अभी तक के लिए। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से लेकर के जो 298 ईसा पूर्व तक हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का शासक। देखिए आगे पढ़ते हैं कि जन्म जो है 340 ईसा पूर्व बिहार में चंद्रगुप्त मौर्य के नंद वंश के घनानंद जो है वो अंतिम शासक को हराकर 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। देखिए मैंने अभी पीछे भी पढ़ा था तो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने और चाणक्य ये दोनों लोग मिलके घनानंद को हराकर और 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की है। और घनानंद को हराने के लिए चाणक्य विष्णु, जो देखिए चाणक्य का जो दूसरा नाम है विष्णुगुप्त शर्मा भी है, ने चंद्रगुप्त की सहायता की तथा इसे 1000 का जो है कारसपड़ में खरीदा। और जो चंद्रगुप्त मौर्य ने तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की थी। और 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर बैठा और इसका जो वास्तविक संस्थापक बना। ठीक है, 322 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट पॉइंट है कि जस्टिन ने यूनानी या फिर इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस एवं एंड्रोकोटस के रूप में उल्लेखित किया है। विलियम जोन्स ने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ही सेंड्रोकोटस है। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दिया। देखिए सेल्यूकस निकेटर जो है वो सिकंदर के सेनापति, जब सिकंदर के सेनापति ने जो झेलम नदी को पार करने से मना कर दिया था वहीं से वो लौट गए थे, लेकिन जो उनके सेनापति हैं वो रुक गए थे, सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, उनको जो चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में हराया। इसके परिणाम स्वरूप निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह जो है वो चंद्रगुप्त के साथ किया तथा यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। देखिए जो चंद्रगुप्त मौर्य जो सेल्यूकस निकेटर है वो जान गए कि मैं हार जाऊंगा, फिर उन्होंने क्या कर दिया, अपनी जो पुत्री हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह कर दिया और यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। अर्थशास्त्र पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौटिल्य चाणक्य को माना जाता है। इसका संबंध राजनीतिक विज्ञान से है। अर्थशास्त्र प्रथम भारतीय पुस्तक है जिसकी तुलना मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक जो है प्रिंस से की जाती है। भारत का प्रथम जो है प्रभुत्व संपन्न शासक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का अत्यधिक जो है आध्यात्मिक जो गुरु हैं वो भद्रबाहु तथा इसने जैन धर्म ग्रहण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन में के अंतिम जो दिन है वो श्रवणबेलगोला कर्नाटक का पहाड़ियों पर गुजारे थे। श्रवणबेलगोला का मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। जो है कुसुमपुर पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम है। देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुसुमपुर है वो पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम है। और ये भी पूछता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो कौन से धर्म को मानते थे, तो वो जैन धर्म ग्रहण किए थे। ठीक है, भारत में 10 प्रथा विद्यमान नहीं थी। यह
ऋण मेगास्थनीज ने दिया। और विशाख दत्त द्वारा लिखित पुस्तक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विशाल शब्द का प्रयोग किया गया है। पाटलिपुत्र शहर के महलों को देखकर यह विवरण फहयान ने दिया है कि यह मनुष्य द्वारा न बनाकर दैत्यों या असुरों के द्वारा बनाए गए हैं। युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार निकेटर ने आरिया अराचोसिया या फिर ड्रेकोसिया और पारोपारीमासाडे के क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए। देखिए जो इस टाइम में जो अफ़गानिस्तान है और इस साइड के जो पाकिस्तान है, इस साइड के जो देश थे वो सब जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जो है भेंट में दिया गया था। ठीक है, इनकी जो जानकारी है वो हमें यूनानी इतिहासकार स्ट्रेबो व एम्पियानस देते हैं। जो है चंद्रगुप्त मौर्य यूनानियों को भारत से बाहर निकाल देता है, तो इसे भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। सिकंदर ने अपना एक राजदूत जो है मेगास्थनीज भी चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। यह भारत आने वाला पहला विदेशी यात्री था जो प्लूटार्क के अनुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। देखिए सेल्यूकस निकेटर को जो चंद्रगुप्त मौर्य ने इतना सब कुछ लेने के बाद वो भी सोचे कि मैं भी कुछ देता हूँ, तो उन्होंने 500 हाथी उपहार में दिए थे। ठीक है, मेगास्थनीज ने एक पुस्तक इंडिका लिखी जिसमें मौर्य जो साम्राज्य के नगरीय प्रशासन और सैन्य प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया। ठीक है, मेगास्थनीज पुस्तक में, और इसमें बताया गया कि प्रशासन के नियंत्रण के लिए 6 समितियों का निर्माण किया गया था। मेगास्थनीज में मौर्यों के महलों का भी वर्णन किया गया है जिसमें लकड़ी व पत्थरों का प्रयोग किया गया है। और इंडिका में पाटलिपुत्र का वर्णन किया और जिसमें पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा नाम भी दिया गया। ठीक है, जो गंगा व सोन नदी के संगम पर स्थित है तथा इसमें 570 जो है बुर्ज और 64 मीनार हैं। जो पाटलिपुत्र का, ठीक है, इनके जो महल का वो विस्तार हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट में मेगास्थनीज ने मौर्य साम्राज्य को 7 वर्गों में विभाजित कर दिया, परंतु यह कथन प्रमाणित नहीं है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा जो संस्कृत भाषा में है और उसमें 15 अभिकरण व 180 प्रकरण और लगभग 4000 श्लोक हैं। यह राजनीतिक विषय पर आधारित पुस्तक है। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था तथा अपने जीवन के अंतिम समय में पुत्र के पक्ष में शासन त्याग कर जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला जो मैसूर में है वहाँ 298 ईसा पूर्व में चला गया और उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया। जो उपवास द्वारा जो शरीर त्यागा जाता है उसे हम संलेखना विधि कहते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त ऐसे अपने प्राण को त्यागे थे। जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के अंत में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य के सामंत पुष्यगुप्त ने गुजरात में जो है सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। अब यहाँ से बिंदुसार आ गए जो 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक रहे। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र जो है वो बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। यूनानी साहित्य में इसे जो है अमित्रोचेटस या फिर अमित घात कहा गया है। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार यह एक महान शासक था। यह एक सीजेरियन बेबी था
इसके अनुसार बिंदुसार ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किए थे। यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, नोट में दिया गया है कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना जो है वो मलखली पुत्र गोशाल ने की थी। ठीक है, यूनानी इतिहासकार एथिनियस के अनुसार उसने यूनान के शासक जो है एंड्रियोकस फर्स्ट से 3 वस्तुएं मंगवाई थी। कौन सी? मीठी शराब, सूखे मेवे और एक उसे अंजीर जो है स्पेशल अंजीर मंगवाई थी और एक दार्शनिक मंगवाया था। ठीक है, बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए जिसका दमन अशोक व सुसीम ने किया। नेपाल विद्रोह का दमन भी अशोक ने किया। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन में राज्यपाल था। ठीक है, बिंदुसार के अन्य नाम देखिए। बिंदुसार बिंदुपाल चीनी विवरण और जो है एलिड्रोकेटस जो है स्ट्रेम्बो और सिंह सेन जैन ग्रंथ और भद्रसार जो है वायु पुराण। ठीक है, अशोक जो है अब देखिए हम लोग बिंदुसार के जो राज्य थे चले और उसके पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने जो राज चलाया और अब उसके बाद हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे। जब अशोक जब गद्दी पर बैठे थे तब क्या हुआ था। देखिए 269 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व में अशोक का जो है 4 वर्षों तक अपने भाइयों के साथ सत्ता संघर्ष चला। सिंहली अनुश्रुति की मान्यता के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की। अशोक की माता का नाम जो है वो भीमा था, वो या भीमा कह सकते हैं या फिर सुभद्रांगी था। इनकी जो है पत्नी देवी थी जिनके पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। इनकी दूसरी पत्नी जो है कारुवाकी थी और बेटा जो है वो तीवर, जिनका एक अभिलेख मिलता है। अशोक ने अपने क्रोधित होकर तिश्यर छिता जो जीवित जला दिया। ठीक है, अशोक द्वारा जो अशोक का जो राज्याभिषेक है वो 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक का जो नाम है देखिए अशोक वर्धन पुराण के अनुसार है। अशोक मौर्य गिरनार अभिलेख में मिलता है और अशोक जो है वो मास्की गुर्जरा और टेट्टूर उदय गोलम अभिलेख में मिलता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार कि जो अशोक का जो नाम से जो है अभिलेख है वो मास्की और गुर्जरा में मिलते हैं उनके नाम से, और प्रियदर्शी जो है वो भाब्रू अभिलेख में मिलते हैं जिसे जो है अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। ठीक है, अब देखिए कल्हड़ की जो पुस्तक है वो राज तरंगिणी के अनुसार अशोक पहले भगवान शिव का अनुयायी था। अशोक ने श्रीनगर शहर की स्थापना की और वहां शिव मंदिर का निर्माण करवाया। राज तरंगिणी को भारतीय इतिहास की प्रथम पुस्तक मानी जाती है तथा कल्हड़ जयसिंह के दरबार में था। अशोक ने नेपाल में भी ललित पाटन शहर बसाया था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष जो है 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध किया। कलिंग का शासक जो है वो नंदराज था। इस युद्ध में अशोक ने विजय प्राप्त की, लेकिन इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए तथा जो है वो 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया। इस युद्ध के पश्चात अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, इसीलिए उसने युद्ध घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपना लिया। देखिए जो कलिंग का युद्ध हुआ था 361 ईसा पूर्व में, जो कि जो राज्याभिषेक अशोक का हुआ था उसके 8 साल बाद हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसी युद्ध के दौरान जो है इतने लोग मारे गए थे, इसी कारण जो है जो अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उसी दिन से अशोक ने जो तलवार है उठाना बंद कर दिया था और मतलब समझ लीजिए युद्ध करना बंद कर दिया था। ठीक है,
मौर्यकालीन स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना सांची का स्तूप है। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। मौर्यकाल का प्रचलित सिक्का जो है पड़ था। धम्म शब्द राहु लोवाद सूत पुस्तक से लिया गया। धम्म एक आचार संहिता है। मौर्यकाल का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह जो है ताम्र लिपि है, जो कंटक कसोधक शब्द न्यायालय के लिए प्रयुक्त हुआ है। भाग बलि प्रलय बिष्ट एक कर थे। ठीक है, जो है बिष्टि एक जो है बेगारी कर था, बिना मजदूर परिश्रम दिए बिना कार्य करवाना। ठीक है, अशोक को भारतीय इतिहास में जनहित कार्य के लिए स्मरण किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो अशोक की जो युद्ध ये हुआ कलिंग का युद्ध, उसके बाद जो है अशोक ने बस जो बौद्ध धर्म का प्रसार किए और समझ लीजिए जनहित कार्यों में अपना जीवन जो है व्यतीत किया। ठीक है, कलिंग का प्राचीन नाम जो है उत्कल था। इसकी राजधानी तोसली थी। कलिंग शासक खारवेल महामेघवाहन वंश के थे। उन्होंने उड़ीसा में उदयगिरी की पहाड़ियों में हाथी गुम्फा अभिलेख उत्कीर्ण करवाया था। कौटिल्य की अर्थशास्त्र के अनुसार कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, इन्हीं हाथियों को प्राप्त करने के लिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। ठीक है, कलिंग में हाथी बहुत थे, इसी हाथियों को प्राप्त करने के लिए उसने कलिंग का युद्ध किया था। सिंहली अनुश्रुतियों दीप वंश तथा महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष निग्रोध नामक भिक्षुक ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। देखिए, निग्रोध नामक भिक्षुक ने बौद्ध धर्म में उनको दीक्षा दिया था। ठीक है, इसके बाद अशोक मोगलीपुत्र से प्रभावित हुआ एवं बौद्ध धर्म में रुचि रखने लगा। दिव्यावदान जो है बौद्ध साहित्य के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त को दिया गया। चीनी यात्री वेनसोंग इसका समर्थन करता है। अशोक ने अपने शासन के दौरान सर्वप्रथम बौद्ध गया का धम्म यात्रा की और 20 वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। अशोक ने धम्म के प्रचार प्रसार हेतु जगह जगह लेख उत्कीर्ण करवाए। अशोक को इसकी प्रेरणा ईरानी शासक जो है डेरियस प्रथम दारा प्रथम से मिली। इसकी खोज 1750 ईसा पूर्व में टिफेंथेलर ने की। ठीक है, 1837 ईसा पूर्व में जेम्स प्रिंसप ने सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता प्राप्त की। ठीक है, जो अशोक के जो शिलालेख थे उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, इसके उत्कीर्णकर्ता चापड़ या फिर कापड़ थे। अभिलेखों का विषय प्रशासनिक होता था, लेकिन अर्थ से संबंधित लेख रूमन देई अभिलेख है जो कर नीति से संबंधित है, जिसमें अशोक लुम्बिनी यात्रा के समय भूराजस्व कर की दर को 1/6 भाग से घटाकर 1/8 भाग कर दिया। ठीक है, अशोक के समकालीन मिस्र का राजा टालोनी सेकंड था। ब्राह्मी लिपि के अभिलेख गुजरात से प्राप्त होते हैं तथा ग्रीक व अरमाइक लिपि के अभिलेख कांधार व काबुल से तथा खरोष्ठी के शहबाजगढ़ी मानसेहरा पाकिस्तान में प्राप्त होते हैं। कंधार अभिलेख की खोज जो है वो 1958 में हुई। ठीक है, अभिलेखों की लिपियाँ। अब हम लोग अभिलेखों की लिपियाँ देखते हैं। ठीक है,
देखिए ब्राह्मी लिपि भारत में, खरोष्टी लिपि और पाकिस्तान में, ठीक है, और ग्रीक लिपि है अफगानिस्तान में, अरमाइक लिपि है और अफगानिस्तान में, ठीक है। और नोट में दिया गया है कि ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं तथा खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। ये भी क्वेश्चन में बार बार पूछे गए हैं सवाल हैं। अशोक ने सार्वजनिक स्थलों पर जो है राजा ग्याई स्थापित करवाई थी। द्विभाषी अभिलेख होते हैं जिसमें दो लिपियां सम्मिलित होती हैं, जिसमें गांधार से सारेकुन्ना अभिलेख प्राप्त हुआ जो ग्रीक व अरमाइक मिश्रित लिपि में था। अशोक ने अभिलेखों को 3 भागों में विभाजित किया था, ठीक है। तो कौन कौन से अभिलेख थे? एक लेख में जैसे शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। जो शिलालेख होते थे वो जैसे पत्थरों पे ऐसे लिखे जाते थे, स्तंभ लेख जो खंभों पे लिखे जाते थे, और गुहा लेख हो गया। और देखिए शिलालेख में एक बृहत और लघु थे, और इसमें स्तंभ लेख में भी बृहत, बड़े और छोटे थे, ठीक है। अशोक के 8 स्थानों पर बृहत शिलालेख लगवाए गए जिनकी संख्या 14 थी। 8 स्थानों पर किए थे बृहद शिलालेख। शहबाजगढ़ी पाकिस्तान में जो देखिए शहबाजगढ़ी, कालसी, धौली, शोपारा, ये आप लोग देख लीजिएगा ये कहाँ पे कौन कौन से शिलालेख और वो हैं, ठीक है। और देखिए अशोक के जो है शिलालेख और उनके विषय में जो बताया गया था, मैं आपको जो बताई कि जो 14 विषयों पर उन्होंने शिलालेख लिखवाया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिससे पहला शिलालेख में क्या था कि पशुवध पर प्रतिबंध लगाया जाए, ठीक है। और दूसरा में क्या है तो मनुष्य व जो पशु चिकित्सालयों का निर्माण करवाया, लोक कल्याणकारी कार्य किए, ठीक है। तीसरा शिलालेख में है कि रज्जुक की नियुक्ति की तथा राजकीय अधिकारियों की हर 5 वर्ष पर राज्य भ्रमण करने का आग्रह दिया। और चौथे में है कि भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की हुई थी। ऐसे 5वें में है कि धम्म महामंत्रों की नियुक्ति। 6वां है कि प्रति वेदकों को आदेश दिए, प्रशासनिक सुधार किए। 7वां अभिलेख है कि धम्म यात्राओं का विवरण, ठीक है। 8वां अभिलेख है कि आरेख यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा का प्रतिपादन किया। 9वां शिलालेख है कि मंगलाचरण समारोह के स्थान पर धम्म मंगलाचरण प्रारंभ किया। सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख। 10वां अभिलेख में है कि शिलालेख में है कि धर्म की श्रेष्ठता के नारे पर बल दिया गया, ठीक है। राजा व उच्च अधिकारियों हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वां शिलालेख में है कि धम्म की कामना, धम्म ज्ञान दान नीति, ठीक है। 12वां शिलालेख में है कि धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख है। 13वां शिलालेख में है कि कलिंग युग का वर्णन दिया गया है। और 5 सीमांत यूनानी राजाओं के नाम का उल्लेख है जहां उसने विदेश में धम्म प्रचारकों को भेजा। अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही थी कि वो किसमें कहा गया था? 13वें शिलालेख में। और 14वें शिलालेख में पहले 13 अभिलेखों का पुनरावलोकन तथा जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित। देखिए क्वेश्चन पूछ ऐसे, ये 13वां जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो है अशोक का हृदय परिवर्तन और कलिंग के बारे में जो जानकारी है वो कौन से शिलालेख, तो 13वें शिलालेख में मिलती है, ठीक है। और एक 10वें भी है, ये जो नारेबाजी पर है। और एक यहाँ पे ये जो पशु और जो ये चिकित्सा का निर्माण, और ये पहला दूसरा, ये 14 ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को 14 याद हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये 14 और कुछ ऐसे हैं कि वो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग नोट के बारे में पढ़ते हैं कि पृथक कलिंग प्रज्ञापन क्या है कि अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है, लेकिन धौली व जोगढ़ के 13वें अभिलेख में समस्त प्रजा को अपनी संतान से समान बताया गया है, ठीक है। जैसे कि वो सबको ज़्यादा मानते थे उस टाइम में, इसीलिए अशोक ने 11वें और 12वें और तथा 13वें शिलालेख में बदलाव किया, जिसे पृथक कलिंग प्रज्ञापन कहा गया जाता है। अशोक के लघु शिलालेख 18 विभिन्न स्थानों से प्राप्त होते हैं जिनकी संख्या निश्चित नहीं है, जिसमें सबसे नवीनतम लघु शिलालेख
नाती जो है कर्नाटक का है, और जो अशोक जो मास्की गुर्जरा नेतूर उदय गोलम लेख में अशोक का नाम जो है अशोक मिलता है। ये क्वेश्चन मैं अभी पीछे भी बताई कि ये ऐसे पूछे जाते हैं और ऐसे आपको पूछ सकता है, ये क्वेश्चन मिलता है। ठीक है। भाब्रू शिलालेख जो कोटपुतली जो है बहरोड के बैराठ विराट नगर में बीजक की पहाड़ी में भीम डुगरी पर स्थित है, जिसकी खोज जो है वो 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने की, जिसमें अशोक का नाम जो है मगधाधिराज लिखा हुआ मिलता है। भाब्रू लेख में अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख भी है। ठीक है, भाब्रू अभिलेख में। भाब्रू अभिलेख हम लोग यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है, कंप्लीट करते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और स्टडी करते रहिए। और प्लीज़ अगर जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा। इसके आगे का जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, और ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा बड़ा वीडियो ना बनाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद फ्रेंड।